ये लेक्चर काफ़ी दिनों के बाद हो रहा है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक बार सारी चीज़ें फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि अभी तक इस पूरे चैप्टर में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि आखिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसका पार्ट है। तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक एडिशनल कंपाउंड का पार्ट है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड को मिलाया जाए और एक तीसरा स्टेबल कंपाउंड बनाया जाए, उसे एडिशनल कंपाउंड बोलते थे। अगर उस कंपाउंड को पानी में डालने पे उसके इंडिविजुअल आयन ब्रेक हो जाते थे तो उसे आप डबल सॉल्ट बोलते थे, जबकि अगर उसको पानी में डालने पे उसके इंडिविजुअल आयन ब्रेक नहीं होते थे तो उसे आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते थे। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक आयन तो एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स होना ही चाहिए, और जो कॉम्प्लेक्स आयन होता था उसे बड़े वाले ब्रैकेट में रख देते थे हम लोग, याद है। अब वो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, यार इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी बोथ, है ना। तो इस चार्ज की बेसिस पे हमने कॉम्प्लेक्स आयन को डिवाइड किया था, कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एंड एनायनिक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता था तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर दोनों चार्ज होते थे यानी कि कैटायन भी कॉम्प्लेक्स होता था एनायन भी कॉम्प्लेक्स होता था तो उसे कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते थे, और अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता था तो हम उसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते थे। फिर मैंने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था कि कौन कौन से टर्म्स इसमें हम यूज करने वाले हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले सेंट्रल एटम के बारे में डिस्कशन किया था। सेंट्रल एटम एक ऐसा एटम होता था जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो और जिसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो। इस केसेस में ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जो सेंट्रल एटम की तरह काम करते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट को मैं यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट को, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट को उठा करके मैं सेंट्रल एटम बना सकता हूँ, एक्सेप्ट जिंक। जिंक और उसकी फैमिली को हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि जिंक का जो डी ब्लॉक, जो डी ऑर्बिटल होता है वो फुल फिल होता है, इसलिए डी जिंक वाले को हम कभी भी यूज नहीं कर सकते सेंट्रल एटम की तरह। इसके अलावा दूसरा था लिगेंड। लिगेंड का मतलब वो कॉर्नर एटम जो सेंट्रल एटम से चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, उसे लिगेंड बोलते थे। लिगेंड में अगर एक एटम डोनेट करता था तो मोनोडेंटेट लिगेंड, दो एटम डोनेट करता था डाइडेंटेट लिगेंड, तीन एटम डोनेट करता था ट्राइडेंटेट लिगेंड, ऐसे पॉलीडेंटेट लिगेंड भी हमने पढ़ा था। कभी कभी मान लो NH2 मैंने एक लिगेंड के बारे में डिस्कशन किया था, वो उसमें दो एटम डोनर हैं, दोनों नाइट्रोजन हैं, लेकिन वो दोनों एटम डोनेट करेंगे एक साथ तो ट्रायंगल बनेगा। और ये जो जब भी कभी कोई लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है तो उससे एक साइकिल क्रिएट होती है, उसी साइकिल को आप चिलेट बोलते थे। मैंने आपको बताया था 3 मेंबर का चिलेट और 4 मेंबर का चिलेट अनस्टेबल होता है। अगर चिलेट चाहिए स्टेबिलिटी के 5 मेंबर का या 6 मेंबर का चिलेट होना चाहिए जो स्टेबल होगा। इस टाइप के लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड भी बोलते हैं। और ख़ास बात यह है कि जब NH2 का हम लिगेंड की तरह काम करते थे तो उसमें 3 मेंबर का रिंग बनता था, चिलेट बनता था, जो हाईली अनस्टेबल है, जिसकी वजह से हम बोलते थे कि ये हम टाइडेंटेट की तरह यूज नहीं कर सकते, ये मोनोडेंटेट की तरह यूज होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? उसके बाद फिर EDTA जैसा एक एग्जाम्पल पढ़ा था जो हेक्साडेंटेट हुआ करता था, जिसमें 2 नाइट्रोजन थे और 4 ऑक्सीजन थे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते थे। फिर एक और लिगेंड स्पेशल टाइप का लिगेंड था जिसमें 2 डोनर एटम होते थे, दोनों अलग अलग होते थे और एक टाइम पे एक ही डोनर एटम काम करता था, उसे एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते थे। ये कुछ लिगेंड्स हुए। उसके बाद मैंने आपको बताया था, लिगेंड्स के बाद कुछ और बताया था बेटा, वर्नर थियरी पढ़ाया था, ठीक है। तो वर्नर थियरी में मैंने आपको बताया था, वर्नर थियरी के अकॉर्डिंग आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो वैलेंसी होती है वो 2 तरीके की होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होती है जो मौका पड़ने पर साथ छोड़ के भाग जाती है, यानी कि अगर उसे आप पानी में डालते हो तो वो आयनाइज हो जाती है और उसकी वजह से एक ऑक्सीडेशन नंबर क्रिएट होता है। सेकेंडरी वैलेंसी वो वैलेंसी होती थी जो आयनाइज नहीं होती थी और उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्रिएट होता था। यानी कि अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हो तो बेसिकली आप सेकेंडरी वैलेंसी देख रहे हो, और अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देख रहे हो तो बेसिकली आप प्राइमरी वैलेंसी देख रहे हो। ये सुनो, फिर मैंने आपसे ये भी बताया कि अगर आप प्राइमरी वैलेंसी को लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट के बाहर लिखना पड़ेगा, जिसे काउंटर आयन बोलते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, जिसे एकदम मतलब सेकेंडरी वैलेंसी जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसके कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से जाना जाता है।
फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो आयनाइज होते हैं उससे नंबर ऑफ आयन्स क्रिएट होते थे, जो नंबर ऑफ आयन्स क्रिएट होते थे उससे इलेक्ट्रोलाइट क्रिएट होता था। तो 1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, 1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, 2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, 1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट ऐसे बनाए थे। इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन जितने ज़्यादा होते थे कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती थी, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स को देख करके आप बता सकते हो कि ये ज़्यादा कंडक्टिव है या कम कंडक्टिव है। क्या देख करके? उसके आयन्स को देख करके आप बता सकते हो। ये सुनो, अब हम लिगेंड के बाद कुछ और, मैंने एक तरफ से लिस्ट बनवाई होगी, नहीं बनवाई थी, टर्म्स की लिस्ट बनवाई होगी कि कौन कौन से टर्म्स हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैंने आपको सेंट्रल एटम बताया, फिर लिगेंड पढ़ाया, उसके बाद क्या बताया था बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगली हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। देखना बेटा, जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे तो कुछ बात ध्यान रखेंगे। जैसे आपके पास मानो मोनोडेंटेट लिगेंड है, कौन सा डेंटेट लिगेंड? मोनोडेंटेट, तो सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, और डाइडेंटेट लिगेंड है तो 2 बॉन्ड बनाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने डेंटेट लिगेंड है, बस आपको सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए जो बॉन्ड्स हैं उसी बॉन्ड को काउंट करना है। जितने बॉन्ड होंगे उतने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, number of coordinate bond of ligand with central atom, number of coordinate bond of ligand with central atom known as coordination number। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6, मान लीजिए एक एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल में मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, तो पहले तो आप सेंट्रल एटम F लिखोगे, उसके साथ बताओ कितने कॉर्नर एटम है? CN 6 हैं। तो आपने कहा कि हमने 6 CN यानी कि 6 लिगेंड हैं जिनको इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो जल्दी से मुझे बताओ सेंट्रल एटम के साथ, जो कि आयरन सेंट्रल एटम है, इसके साथ कितने बॉन्ड बना हुआ है? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 6। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे लिख देता, एक दूसरा एग्जाम्पल लिखता, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल, सेम यही लिखता मैं K4FeEN का होल ट्वाइस Cl2, मैंने ऐसा कुछ लिख देता मान लो। या फिर चलो ठीक है, मैं ऐसा दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूँ, NiEN का होल ट्वाइस एंड Cl2। इसमें क्या होगा कि Ni आपने सेंटर पे लिख दिया, एक Cl यहाँ पे लिखा, एक Cl यहाँ पे रखा, एक EN है जो इस तरीके से बॉन्ड बनाता है ना, एक दूसरा EN है जो इस तरीके से बॉन्ड बनाता है। क्या ये डाइडेंटेट है दोनों? अभी आप मुझे बताएंगे सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड बनाया हुआ है? अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। आपने कहा अभी भी सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, लेकिन नंबर ऑफ लिगेंड इस बार कितने हैं? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 4, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है? इसका मतलब यहाँ पे डाइडेंटेट के 2 लिगेंड प्रेजेंट हैं और मोनोडेंटेट के 2 लिगेंड प्रेजेंट हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। मैं अगर तीसरा एग्जांपल ऐसा लेता कि COEN का होल थ्राइस, मान लो ऐसा कुछ लिखता, +2 मान लो ऐसा लिख देता, तो मैं क्या करता? पहले कोबाल्ट लिख देता, देखना ध्यान से, कोबाल्ट लिख दिया, और इस कोबाल्ट से मैंने पहले एक EN लगाया इस तरीके से, एक दूसरा EN लगाया इस तरीके से, एक तीसरा EN लगाया इस तरीके से। अभी बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, और नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको पता करना है, बेसिकली क्या देखना होगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, किसके साथ? सेंट्रल एटम के साथ। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएगा। यहाँ पे लिगेंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 6 लिगेंड हैं। यहाँ पे अगर लिगेंड देखेंगे तो टोटल आपके पास कितने लिगेंड है बेटा? 4 लिगेंड है। यहाँ पे लिगेंड 3 है। इसी तरीके से एक चौथा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे देता, FeEDTA, अगर मैं आपको ऐसा एक एग्जाम्पल दे देता EDTA, तो आप कहते कि सर ये भी बहुत आसान है। कैसे? आपने कहा कि मैंने Fe लगाया और EDTA का मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था, याद है? तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना है बेटा? 6। क्यों? क्योंकि EDTA का वैलेंसी कितनी होती है? 6। और नंबर ऑफ लिगेंड बताओ,
लिगेंड अकेला 1 है। क्या ये बात क्लियर होगी? तो अब आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे ख्याल से सीख गए हो। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? अभी कोई लिखेगा नहीं, लिखने का पूरा भरपूर टाइम दिया जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड टू सेंट्रल एटम। क्लियर है? गुड। दूसरा नंबर, अगला क्या बताया था बेटा? नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद? लिखवाया होगा स्टेप 1, ऑक्सीडेशन नंबर। आओ चेक करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखना बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ये एक चार्ज होता है जो सेंट्रल एटम के ऊपर आता है, तब जब इसके साथ जुड़े हुए सारी लिगेंड को उसके चार्ज के साथ हटा दिया जाए। मेरी बात समझ में नहीं आई? मान लो एक सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के साथ ढेर सारे लिगेंड जुड़े हैं। हर एक लिगेंड का अपना एक चार्ज होगा जिसके साथ वो जुड़ा होगा। अगर उन चार्ज के साथ उनको हटा दिया जाए तो सेंट्रल एटम के ऊपर एक चार्ज आएगा, उसी चार्ज को आप बोलते हो ऑक्सीडेशन नंबर। लिखेंगे? नहीं अभी नहीं लिखेंगे मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आटम आफ्टर रिमूविंग all ligands with their charge। अगर जितने भी लिगेंड हैं उनके चार्ज के साथ उनको हटा दिया जाए तो जो सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज आएगा उसी को क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। एक एग्जांपल जैसे K4FeCN का होल 6, ये आपके पास एक कंपाउंड है। जल्दी से मुझे बताओ कि अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 4K प्लस आएगा प्लस FeCN का होल 6 माइनस 4 आएगा। ये सुनो, अगर मैं एक एक लिगेंड को हटाता जाऊं तो उसकी वजह से इसके ऊपर एक चार्ज आता जाएगा। इस चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, इसको x मान लो। क्या मान लिया? x। तो आपने कहा x प्लस एक CN के ऊपर -1 का चार्ज होता है, x प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 6, दिस इज इक्वल टू ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 का चार्ज है। इस तरीके से x माइनस 6 इक्वल टू -4 और x इक्वल टू +2। और आपने कहा कि सर आयरन के ऊपर जो चार्ज हो गया वो कितने का आ गया? +2 का आ गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक दूसरा क्वेश्चन अगर मैं यहीं पे लेता हूँ, एक पहला एग्जांपल है, एक दूसरा एग्जांपल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास NiCO, मैं H2O लिख देता हूँ, चलो NiH2O का होल 4 Cl2 है मेरे पास। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसका Ni के ऊपर सेंट्रल ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाए, तो मैं क्या मानूंगा? जिस एटम के ऊपर निकाल रहा है उसको क्या मान लो? x मान लो। तो मैंने इसको x मान लिया। प्लस सबको पता है H2O के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता तो 0 हो गया। प्लस क्लोरीन के ऊपर का चार्ज कितना होगा? -1 × 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो। पहले आप इसको ब्रेक कर दो, पहले आप ब्रेक कर दो, इसके ऊपर +2 आएगा, तब भी आप इसे निकाल सकते हो, आंसर सेम रहेगा। ठीक है ना? अब जल्दी बताओ, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया? +2। आपने देखा +2। एक बात ध्यान देना, सेंट्रल एटम के ऊपर जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये रिडक्शन नंबर नहीं है। कौन सा नंबर है? ऑक्सीडेशन नंबर है, देन इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। अगला पॉइंट क्या था बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर के बाद क्या बताया था? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि पॉलीहेड्रन के लिए पूरा बोर्ड चाहिए होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो देखना बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स आयन बनता है उसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है? इट इज ऑलवेज सेम एज कॉम्प्लेक्स आयन। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्या? फिर से वही एग्जांपल सेम, K4FeCN का होल 6। मैंने फिर से सेम एग्जांपल, बार बार एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि एक एग्जांपल से सबको समझना आसान रहेगा। K4FeCN का होल 6। ठीक है? मेरे पास एक एग्जांपल। अब इसका कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा बेटा? कॉम्प्लेक्स आयन बताओ। काउंटर आयन क्या है? 4K प्लस, और कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? FeCN का होल 6 -4, ये कॉम्प्लेक्स आयन। अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स आयन को बनाना है तो उस कॉम्प्लेक्स आयन को बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक सेंटर पे Fe रखना होगा, और कितने CN है? 6 CN है, और इस 6 CN को ऑक्टाहेड्रली अरेंज करना होगा। अगर आपने क्लास 11th में थोड़ा सा ढंग से पढ़ा था तो आपको ऑक्टाहेड्रल पता चलेगा क्या होता है।
तो आपने अगर इसको ऐसे अरेंज कर दिया तो आप ढंग से देखेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। और अगर आप इसको और अच्छे से देखेंगे तो ये इस आयरन के चारों तरफ एक स्फीयर क्रिएट करता है। क्या एक स्फीयर बन रहा है? और इस स्फीयर की वजह से इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो भी कॉम्प्लेक्स आयन है वैसी को क्या बोलने वाले हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोई दिक्कत है किसी को? तो फिर से एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? वो नंबर, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं। जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर बोला। हमने कहा जो भी आप लिगेंड लिए हो उस लिगेंड को उसके चार्ज के हिसाब से हटा दो, उसको जो जो चार्ज जिसके पास उसके साथ हटा दो, तो सेंट्रल एटम के ऊपर एक चार्ज आता है, वही चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। कैलकुलेट करने के लिए आप उसको x मान लोगे और बाकी सारे चार्जेस को रख करके जैसे आपने रेडॉक्स रिएक्शन में कैलकुलेशन किया था सेम वैसे कैलकुलेशन हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कुछ नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स आयन ही है। कॉम्प्लेक्स आयन को अगर आप मन से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो उसके जो लिगेंड्स है उसके चारों तरफ एक स्फीयर फॉर्म कर रहे होते हैं। इस वजह से उसको हम कॉम्प्लेक्स स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या एक बात क्लियर हो गई? जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करो फिर आगे बढ़ो। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड, अगले हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ये आपका अगला हेडिंग है। इस कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को 3 रख दूं तो आपसे कहा जा रहा है कि 3 ऑर्बिटल को या 3 लिगेंड को, एक VSEPR थ्योरी का अगर आपने नाम सुना होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 3 लिगेंड हैं तो उन 3 लिगेंड को एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूरी पे रखोगे ताकि रिपल्सन मिनिमम हो सके। तो बताइए अगर 3 ऑर्बिटल है या फिर 3 लिगेंड है तो उसको कितनी डिग्री पे रख दिया जाए? 120 डिग्री पे। तो अगर आपके पास सेंट्रल एटम यहाँ पे है और एक लिगेंड को आपने यहाँ पे रख दिया, एक लिगेंड को आपने यहाँ रखा, एक लिगेंड को आपने यहाँ रखा, 3 लिगेंड आपके पास है बेटा। अगर इस लिगेंड को ध्यान से देखोगे तो क्या एक ट्रायंगल बनेगा? हाँ या ना? और इस ट्रायंगल की और ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। और इसके ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल के ऊपर होगा वो होगा sp2। और इसका शेप का नाम क्या होता है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। यस और नो? इसी तरीके से अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के बजाय कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रख दूं तो मेरे पास 2 चांसेस पॉसिबल होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहला चांस है कि अगर आपके पास जो लिगेंड है उस लिगेंड को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाए। एक लिगेंड ऊपर रखा जाए, जैसे ये ट्राइपॉड का स्टैंड दिख रहा है, तो इस ट्राइपॉड के स्टैंड की तरह अगर मैं 3 लिगेंड को ऐसे रख देता हूँ तो आप देखेंगे एक ट्रायंगल बेस बना रहा है और उसके ऊपर एक पिरामिड ऐसे बना हुआ है, इसलिए इसका नाम टेट्राहेड्रल होता है। क्या नाम है बेटा इसका? टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है 4, हेड्रल का मतलब होता है फेसेस। तो 4 फेसेस बनाया जा रहा है। कैसे कैसे 4 फेसेस? 3 फेस नीचे की तरफ, एक फेस इस तरफ, एक फेस इस तरफ और एक फेस सामने की तरफ। देखो ये एक फेस नीचे की तरफ है, ये 3, 1 2 3 मिला के एक फेस बनाया है। और एक फेस ये देखो, एक फेस ये देखो और एक फेस ये पीछे वाला देखो। कितने फेस हो गए? 4 फेस। अब तुम ट्राइपॉड स्टैंड को ज़रा देख लो तो एक फेस तो नीचे वाला ये हो गया, एक फेस ये, एक फेस ये और एक फेस ये, 4 फेस हो गया, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। इसका नाम हो गया टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp3 और इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। और इस बात को भी ध्यान देंगे कि इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है बेटा वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अब चूँकि 30 मिनट का आधा डिग्री होता है और 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, इसीलिए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिख दिया जाता है 109.5 डिग्री। क्या बात क्लियर हो गई? गुड। अब इसी का एक बी ऑप्शन भी तैयार होता है। बी ऑप्शन में क्या होता है कि सेंट्रल मेटल आपने यहाँ पे रख दिया और 4 जो लिगेंड है उन 4 लिगेंड को एक प्लेन में आप रख दो ऐसे, तो इसका नाम क्या होगा बेटा? स्क्वायर प्लेनर। ये क्या हो गया?
ये देखो ये स्क्वायर प्लेनर। इस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 के बजाय dsp2 होता है और इसका शेप है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है बेटा? अब स्क्वायर है तो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इसमें जो d ऑर्बिटल यूज हुआ है, ध्यान देना, इसमें जो d ऑर्बिटल यूज हुआ है dx स्क्वायर y स्क्वायर यूज हुआ है। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे, अक्सर किसी बुक में dz स्क्वायर यूज किया हुआ नज़र आएगा, लेकिन अगर इनर ऑर्बिटल यूज हो रहा है d का, देन dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अगर कोई सस्ती बुक आपके पास होगी तो उसमें ज़रूर dz स्क्वायर लिखा हुआ नज़र आएगा। हो सकता है आप गूगल करें तो कुछ गूगल पे भी ये मिले, लेकिन इसको ध्यान देंगे कि dx स्क्वायर y स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास मान लीजिए 5 है। अब 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में भी 2 चांसेस पॉसिबल हैं। सबसे पहला चांस है इसमें, ए चांस जो है इसका, वो आप एक मेटल को यहाँ पे rखेंगे और आपके पास एक लिगेंड ऊपर की तरफ है बेटा, एक लिगेंड आपके नीचे की तरफ है, और बचे कितने लिगेंड? 3 लिगेंड आपके पास हैं जो कि एक प्लेन में होंगे। जैसे ये फ़ैन है ना, इस फैन के तीनों ब्लेड एक प्लेन में होते हैं, एक रॉड ऊपर से लटक रहा होता है, ऐसे नीचे से एक और रॉड लगा दो तो वो बन जाएगा, जो शेप बनेगा वो यही है। देखो ये फ़ैन के 3 ब्लेड है, देखो ये फ़ैन, आपको फ़ैन दिख रहा है, मैंने बस एक किया, नीचे से एक और रॉड लगा दिया ऐसे, क्लियर है? तो क्या बन गया ये? अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो इसे ट्रायंगुलर प्लेनर बोलेंगे। और एक पिरामिड अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ दिखेगा, ये देखो ये एक पिरामिड दिख रहा है और एक पिरामिड आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसका नाम हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा क्या होगा, sp3 और d। इस बात ध्यान देना, यहाँ पे जो d ऑर्बिटल यूज हो रहा है वो dz स्क्वायर यूज होगा। अगर यही अंदर वाला d यूज होगा तो dx स्क्वायर y स्क्वायर यूज होगा, लेकिन बाहर वाला d यूज हो रहा है तो dz स्क्वायर यूज होगा। इस बात को क्लियर रखना, ठीक है। तो ये हो गया sp3d, जिसे dz स्क्वायर आप बोल रहे हो। हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता चल गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये इसका शेप है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब एक बात बताओ, बॉन्ड एंगल कोई बता सकता है? बॉन्ड एंगल 2 टाइप के बॉन्ड एंगल बनेंगे, एक तो 120 डिग्री का बन रहा है और दूसरा 90 डिग्री का बन रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? एक बात और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देना, जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सा शेप है जिसमें सारे बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होते, तो वो यही शेप है, कुछ अलग नहीं है। इसमें सारे बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होंगे, क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बेटा? एक्सियल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है इसे इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। और इन तीनों के रिपल्सन की वजह से एक्सियल बॉन्ड की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो आप नोट करके इसमें एक पॉइंट ज़रूर लिखोगे, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ is higher than equatorial bond length। इस तरीके से ए वाला कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो एक बी ऑप्शन भी क्रिएट होता है। उसमें क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ रखो और 4 लिगेंड को एक प्लेन में रख दो स्क्वायर की तरह बनाकर। देखो आपने 4 लिगेंड को एक स्क्वायर बना दिया, एक लिगेंड को आप ऊपर रख दो कुछ इस तरीके से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? अब ये एक अकेला पिरामिड बचा हुआ है, एक अकेला पिरामिड बचा है, लेकिन इस पिरामिड का बेस क्या है बेटा? इस पिरामिड का बेस है स्क्वायर, दैट्स वाई दिस इज नोन एज स्क्वायर पिरामिडल। बाई नहीं यूज होगा, क्यों? क्योंकि एक ही है। हाइब्रिडाइजेशन इसका बदल जाएगा, अब इस बार DSP, अब पिछली बार क्या था sp3d, इस बार DSP3। अब अंदर वाला d यूज हो गया तो मेरे ख्याल से समझ जाओगे कौन सा d ऑर्बिटल है। कौन सा d ऑर्बिटल? dx स्क्वायर y स्क्वायर का ऑर्बिटल आप यूज करोगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? गुड। इसका शेप का नाम है स्क्वायर पिरामिडल। अब मेरे ख्याल से आप ये समझ चुके होंगे कि इसमें बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा। हर एक बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है? 90 डिग्री का, तो बॉन्ड एंगल आपको दिखेगा 90 डिग्री। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी हो गया। अब लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बेटा, तो भैया
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं, बट शेप एक ही बनता है। ठीक है, तो उसमें एक सेंट्रल मेटल आपने यहाँ पे रख दिया और 4, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड, 4 लिगेंड को आपने एक प्लेन में रख दिया, एक लिगेंड को ऊपर रख दिया, एक लिगेंड को नीचे रख दिया। तो आपको क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या है कि स्क्वायर दिख रहा है बेटा, और इस स्क्वायर में 2 पिरामिड दिख रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, स्क्वायर बाई पिरामिडल हो गया। लेकिन साथ ही साथ इसका एक और नाम है ऑक्टाहेड्रल। तो आप इसका हाइब्रिडाइजेशन, 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। पहला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, जिसमें dx² y² एंड dz² यूज होंगे। दूसरा वाला भी d2sp3 और इसमें भी सेम dx² y² एंड dz² यूज होगा। ठीक है ना। अब जो D पहले लिखा है उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो D बाद में लिखा जाएगा उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बात और है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाए, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें रिपल्सन ज़्यादा क्रिएट हो जाता, बट फिर भी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 क्रिएट होता है। 7 होने चाहिए ना, तो sp3। अब इसमें जो d ऑर्बिटल होते हैं, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, फिर से किसी सस्ते बुक की तरफ जाओगे तो उसमें लिखा होगा dx² y² dz² और dxy, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस केस में आपके dxy dyz एंड dzx में 3 और d ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। अगर आप कभी गलती से गूगल करते हो और कोई गंदी सी साइट आपको मिल जाती है, हाँ, श्री चैतन्य जैसी कोई साइट आपको मिल जाएगी कोई एकेडमी का, तो उसमें आपको ये dx² y² dz² लिखा होगा और साथ में dxy, जबकि यहाँ पे 2 टाइप के d ऑर्बिटल होते हैं, 2-fold d ऑर्बिटल एंड 3-fold d ऑर्बिटल। वेबसाइट गलत नहीं है, गलत है उसको भरने वाला टीचर। कोई फ्रेशर टीचर कुछ होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत सारी किताबें नहीं पढ़े होते, कोई एक किताब सस्ती से उठा लिया, उन्होंने पढ़ लिया, उसमें लिखा हुआ नजर आएगा। 2 टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं, एक 2-fold एक 3-fold। 2-fold को dxy dyz dzx बोलते हैं और 3-fold को dx² y² और dz²। दोनों की ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग होती है। ठीक है, इसी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थियरी में उन दोनों को स्प्लिटिंग करते हुए दिखाया गया है। फिलहाल के लिए अभी आप ये रखेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हुआ देन हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा और dx² y² dz² dxy dyz एंड dzx आपका d ऑर्बिटल यूज होगा। और इस शेप का नाम होगा, एक को ऊपर एक को नीचे, 5 बच गए, 5 को प्लेन में, तो पेंटागनल बाई पिरामिडल इसका नाम हो जाएगा। अभी बताऊंगा आगे। हाँ, अभी के लिए बस इतना जान लो कि जहाँ जहाँ पे D पहले यूज हुआ है वो अंदर वाला D है, इसलिए उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जिसमें इसमें D बाहर यूज हुआ है वो आउटर वाला D है और उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? अंदर वाला D यूज होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर वाला D यूज होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें हाँ, कोई कुछ पूछ रहा नहीं? उसमें ज़रा देखना, ये और ये 2 देख लेते हैं। इसमें D बाहर की तरफ यूज हुआ है तो वो क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसमें D अंदर की तरफ यूज हुआ तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं, इनको बताने के लिए मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए भी होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो का मतलब क्या हुआ, सेम। लेप्टिक का मतलब लिपस्टिक, कह रहा लेप्टिक का मतलब लिपस्टिक। बड़ा लिपस्टिक याद आ रही है बेटा तुम्हें। होमो का मतलब होता है सेम, लेप्टिक का मतलब होता है लीगेंड। जब भी कभी लीगेंड सेम हो तो समझ लेना उसे होमोलेप्टिक बोलेंगे। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें
सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब सेम हो तो समझ लेना उसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। लिखेंगे कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड्स कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे K4FeCN का होल 6, इसमें बताओ कितने लिगेंड है बेटा, और 6 के 6 लिगेंड कौन है, Cn है, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। NiCO का होल 4, बताओ इसमें कितने लिगेंड हैं, 4, और चारों लिगेंड कौन है, होमोलेप्टिक है, मतलब सेम है, तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या बात क्लियर हो गई? क्या अगर मैं लिखूं NiCl का होल 4 या NiCl4 +2, अब बताओ बेटा क्या हो गया, फिर 4 हो गया, तो 4 के चारों लिगेंड कैसे हैं, सेम है ना, पक्का, गुड। तो इस तरीके से होमोलेप्टिक। इसी तरीके से हेट्रोलेप्टिक। हेप्टोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में का मतलब क्या हुआ बेटा, कॉम्प्लेक्स अलग अलग यूज होंगे। लिखेंगे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, सॉरी कॉम्प्लेक्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड। जैसे अगर मैं इसी में बदलाव करूं, K4FeCN का होल 4 कर दूं और Cl2 कर दूं, देखो तो क्या 2 टाइप के लिगेंड हो गए, तो क्या हो गया ये होमोलेप्टिक। या फिर मैं इस हेट्रोलेप्टिक, सॉरी Fe यहाँ पे मैं लिख दूँ Cn का होल ट्वाइस Cl2 Br2, ये देखो ये अलग अलग लिगेंड यूज हो रहे हैं ना, तो इस वजह से इसे आप हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलोगे। इस तरीके से होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हमने देख लिया। अभी जल्दी से मुझे बताओ टोटल आपने कितने टर्म्स पढ़ लिए? 8 टर्म्स आपने पढ़ लिए। सबसे पहले मैंने आपको सेंट्रल एटम बताया था। सेंट्रल एटम वही होगा जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो और जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो, और ज़्यादातर ये कहाँ से आते हैं, डी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट डी ब्लॉक से आते हैं। लिगेंड, लिगेंड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तीसरा क्या मैंने बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सेंट्रल मेटल एटम चारों तरफ से कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फिर हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब होता है कि किसी कोऑर्डिनेशन के चारों तरफ जो लिगेंड होते हैं वो जो स्फीयर फॉर्म करते हैं उसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। फिर पॉलीहेड्रन में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर से हिसाब से समझाया। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर 4 है तो 2 चांसेस पॉसिबल है, एक तो टेट्राहेड्रल, दूसरे स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में sp3, स्क्वायर प्लेनर में dsp2। फिर 5 के केस में 2 बताया, एक तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और एक स्क्वायर पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का sp3d और स्क्वायर पिरामिडल का dsp3। और फिर ऑक्टाहेड्रल 6 के लिए मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा, चाहे d2sp3 हो चाहे sp3d2 हो। और अगर इसमें d2 यूज हुआ है तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर वाले ऑर्बिटल्स यूज होंगे। क्या है बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। शुरू करें, लेट्स स्टार्ट।